मिस्टर अनटोल्ड टॉक्स। आज बात करते हैं एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने सचमुच पूरे देश के खाने का तरीका ही बदल दिया। मतलब एक छोटी सी बहुत ही आम सी परेशानी से शुरुआत हुई और देखते ही देखते वो एक अरबों डॉलर की कंपनी बन गई। जी हाँ, ये कहानी है ज़ोमैटो की। सोचिए जरा, ये लाइन कितनी जानी पहचानी लगती है ना? कि खाने में जितना वक्त नहीं लगता उससे ज्यादा तो ये सोचने में लग जाता है कि भाई खाना क्या है। बस यही एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया था, और इसी एक आइडिया ने इंडिया की सबसे बड़ी टेक रेवोल्यूशंस में से एक की नींव रखी। तो चलिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं। साल 2008, जगह है बेन एंड कंपनी का एक बिजी ऑफिस, और कहानी के दो मेन किरदार हैं, दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, दो यंग एनालिस्ट। अब जरा ऑफिस कैफेटेरिया का सीन सोचिए। लंच टाइम है, लंबी सी लाइन लगी है और सब लोग कागज के फटे पुराने बिखरे हुए मेन्यू कार्ड्स में उलझे हुए हैं कि आज क्या ऑर्डर किया जाए। रोज का यही ड्रामा था। लेकिन दीपिंदर को उस लाइन में सिर्फ भीड़ नहीं दिखी, उन्हें दिखा एक मौका, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसे टेक्नोलॉजी से चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता था। और इसका सोल्यूशन, अरे इतना सिंपल कि कोई यकीन ही ना करे। कोई फैंसी एआई नहीं, कोई मुश्किल कोड नहीं, बस एक वेबसाइट बनाई, नाम रखा फूडीबे। काम क्या था? आसपास के रेस्टोरेंट से मेन्यू कार्ड इकट्ठे करो, उन्हें स्कैन करो और वेबसाइट पे डाल दो। बस जुलाई 2008 में ये लॉन्च हुआ, और इसका सिर्फ एक ही मकसद था, लोगों का कीमती वक्त बचाना। तो एक सिंपल सा आइडिया तो था, लेकिन एक छोटे से आइडिया से एक बहुत बड़ा मूवमेंट कैसे बना? कहानी का ये हिस्सा बहुत दिलचस्प है। कंपनी के शुरुआती दिन थे तूफानी रफ्तार वाले, और फिर हुई एक रीब्रांडिंग जिसने सब कुछ बदल दिया। ज़ोमैटो की ग्रोथ की रफ्तार तो देखे, मतलब कमाल ही थी। दिल्ली से शुरू हुआ फूडीबे सिर्फ 2 साल में ही देश के बड़े बड़े मेट्रो शहरों में छा गया, और फिर नाम बदला, ज़ोमैटो। अगले 5 साल में तो ये एक इंटरनेशनल ब्रांड बन चुका था। 20 से ज्यादा देशों में ऑपरेशन। ये वो दौर था जब इंडिया में इंटरनेट बूम कर रहा था, और ज़ोमैटो ने उस लहर को बहुत सही पकड़ा। लेकिन ज़ोमैटो सिर्फ एक ऑनलाइन मेन्यू कार्ड डायरेक्टरी बनकर नहीं रह गया। असली गेम चेंजर तो तब आया जब उन्होंने लोगों के हाथ में पावर दी, पावर रिव्यू और रेटिंग्स देने की। और बस देखते ही देखते ये एक वेबसाइट से एक फूड कम्युनिटी बन गई। लोग अपने अच्छे बुरे एक्सपीरियंस शेयर करने लगे, और इससे प्लेटफॉर्म पर भरोसा बढ़ता गया। एक कमाल की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी ये। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर मार्केट में हुई एक नए प्लेयर की एंट्री, और इस एंट्री ने ज़ोमैटो को अपने पूरे बिजनेस मॉडल को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। यहीं से शुरुआत हुई इंडिया के फूड टेक स्पेस की सबसे बड़ी राइवलरी की। तो देखिए, ज़ोमैटो और उसके नए कॉम्पिटिटर स्विगी के काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। ज़ोमैटो का फोकस था इन्फॉर्मेशन पर, मतलब क्या खाना है, कहाँ से खाना है। वो एक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म था। वहीं स्विगी का पूरा जोर था लॉजिस्टिक्स पर, यानी खाना आपके घर तक पहुंचेगा कैसे। स्विगी ने अपनी खुद की डिलीवरी फ्लीट बनाकर पूरा गेम ही पलट दिया। अब ज़ोमैटो के पास एक ही ऑप्शन था, या तो बदलो या फिर पीछे रह जाओ, और उन्होंने बदलने का फैसला किया, वो भी बहुत एग्रेसिव तरीके से। उन्होंने फटाफट अपना डिलीवरी नेटवर्क बनाया, और फिर 2017 में एक बहुत बड़ी मूव चली, उबर ईट्स इंडिया को ही खरीद लिया। इस एक डील ने मार्केट को सीधा सीधा 2 प्लेयर्स की रेस बना दिया, ज़ोमैटो वर्सेस स्विगी। और फिर आया साल 2020, कोविड-19। पूरी दुनिया घरों में कैद हो गई। रेस्टोरेंट के दरवाजे बंद थे, लेकिन उनके किचन चल रहे थे। और ऐसे में जो फूड डिलीवरी अब तक सिर्फ एक कन्वीनियंस हुआ करती थी, वो रातों रात करोड़ों लोगों के लिए एक लाइफलाइन, एक जरूरत बन गई। इस मुश्किल दौर ने ज़ोमैटो को और भी मजबूत और बड़ा बना दिया। अब ये कंपनी सिर्फ एक फूड टेक स्टार्टअप नहीं थी, अब वो एक पब्लिक कंपनी बनने की तैयारी में थी, और अपनी पहचान को खाने से भी आगे ले जाने की सोच रही थी। साल 2021 ये ज़ोमैटो के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर था। ज़ोमैटो का आईपीओ जबरदस्त हिट हुआ। ये एक सिग्नल था कि अब इंडियन टेक कंपनियां ग्लोबल स्टेज पर मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं, और इसने दूसरे कई स्टार्टअप्स को एक नया रास्ता दिखाया। आईपीओ की कामयाबी के बाद ज़ोमैटो रुका नहीं। उन्होंने एक और बहुत बड़ा, और कह सकते हैं कि एक बोल्ड मूव लिया। उन्होंने खरीद लिया ब्लिंकिट को। ये कदम सिर्फ फूड डिलीवरी के बारे में नहीं था, ये ज़ोमैटो की कहानी में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत थी। तो एक क्विक कॉमर्स आखिर है क्या भला? बहुत सिंपल है। मतलब सुपरफास्ट डिलीवरी, किराने का सामान, दवाइयाँ, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स, कुछ भी बस कुछ मिनटों में आपके घर पर। और इस नए बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट में ज़ोमैटो अब एक बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था।
तो आज की तारीख में ज़ोमैटो सिर्फ रेस्टोरेंट से मिलने वाले कमीशन पर नहीं चलता। उनका बिजनेस मॉडल अब काफ़ी डाइवर्स हो गया है। मतलब डिलीवरी फीस से भी पैसा आता है, ऐप पर चलने वाले विज्ञापनों से भी, ज़ोमैटो गोल्ड जैसे सब्सक्रिप्शन प्लान से भी, और अब तो ब्लिंकिट से होने वाली कमाई भी है। ये सब मिलकर कंपनी के इतने बड़े ऑपरेशंस को फ्यूल करते हैं। अच्छा, तो यहां तक की कहानी तो हमने देख ली, लेकिन अब सवाल ये है कि आगे क्या? ज़ोमैटो के मेन्यू में नेक्स्ट क्या है? फ्यूचर में मौके तो बहुत हैं, लेकिन रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है, चुनौतियां भी कम नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो है लगातार प्रॉफिट बनाना। ये मार्जिन वाला गेम है। फिर कंपटीशन तो जबरदस्त है ही। एक तरफ स्विगी है, दूसरी तरफ अमेज़न जैसे दिग्गज भी इस स्पेस में हैं। और हाँ, हम इंडियन कस्टमर्स को कैसे भूल सकते हैं। हमें हमेशा वैल्यू फॉर मनी चाहिए, जिससे प्राइसिंग पर प्रेशर हमेशा बना रहता है। पर एक बात है, ज़ोमैटो की कहानी सिर्फ एक कंपनी के उतार चढ़ाव की कहानी नहीं है। ये कहानी है बदलते हुए डिजिटल इंडिया की। ये कहानी उस भारत की है जहां अब कन्वीनियंस, स्पीड और टेक्नोलॉजी हमारी डेली लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। ज़ोमैटो ने हमारे खाने का तरीका तो बिल्कुल बदल दिया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या वो इस सुपर फास्ट, सुपर कॉम्पिटिटिव मार्केट में हमेशा के लिए अपना दबदबा बनाए रख पाएगा? एक ऐसा मार्केट जहां सुविधा ही किंग है, मार्जिन बहुत पतले हैं और कंपटीशन कभी सोता नहीं। खैर, इसका जवाब तो हमें आने वाला वक्त ही देगा।